एग्जामशाला के यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा नाम लखेंद्र बघेले है और जनरल स्टडीज़ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं। क्लास 1 हम लोगों ने अपलोड कर दिया है यूट्यूब चैनल पर। यदि आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि आपको कोई डाउट आता है, कोई क्वेश्चन आपके माइंड में यदि है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। Which of the following is the primary sex organ in female? तो यहाँ पर पहला सवाल ने कहता है कि प्राइमरी या प्राथमिक जो सेक्स हार्मोन फीमेल में कौन सा होता है। तो आप सभी को पता होगा कि ओवरी जो होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन फीमेल होता है और टेस्टिस जो होता है वो आपका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन मेल होता है। अब सवाल ये उठता है कि ओवरी क्या करता है और टेस्टिस क्या करता है। जितने भी आपके सेक्स हार्मोन्स जो होंगे और जो ओवम जो होगा या एग जो होगा वो कौन सेक्रेट करेगा? ओवरी। सिंपल सी बात ये हो गई कि ओवम या एग और फीमेल सेक्स हार्मोन किसके द्वारा सेक्रेट किया जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा ओवरी के द्वारा। और टेस्टिस की मैं बात करूं तो टेस्टिस क्या करेगा? मेल सेक्स हार्मोन को सेक्रेट करेगा और एज वेल एज स्पर्म को सेक्रेट करने का काम करता है। यहां तक आप सभी को बात समझ में आ गई होगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 ओवरी हो जाएगा। ओके, अब जो गोनेट्स आर द सेक्स ऑर्गन, जो गोनेट्स जो होते हैं वो सेक्स ऑर्गन होते हैं जो क्या होते हैं कि आपके गैमेट सेल को प्रोड्यूस करने का काम करते हैं। जो मेल गोनेट्स जो होते हैं वो टेस्टिस होते हैं जो स्पर्म और मेल सेक्स हार्मोन को प्रोड्यूस करते हैं। फीमेल गोनेट्स जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं? ओवरी होते हैं जो क्या फीमेल ओवम मतलब या एग को प्रोड्यूस करते हैं और फीमेल सेक्स हार्मोन को प्रोड्यूस करने का काम करते हैं। यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब सवाल ये उठता है कि आपका मेल सेक्स हार्मोन कौन सा होगा और फीमेल सेक्स हार्मोन कौन सा होगा। तो हमने देखा कि मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन होता है और फीमेल सेक्स हार्मोन जो होगा एस्ट्रोजन होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज नॉट ट्रांसमिटेड फ्रॉम द पर्सन टू अनदर पर्सन। तो सिंपल सी बात ये होगी, जब डिसीज की बात करते हैं तो अभी जो कोविड-19 जो चल रहा है ये तो भाई साहब इसने हालत खराब करके रखी हुई है। तो ये क्या होता है? पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिट हो रहा है। लेकिन इन ऑप्शंस में 4 ऑप्शन दिए गए हैं, साइरोसिस, एड्स, हेपेटाइटिस बी और सिफिलिस। इन 4 ऑप्शन में से हमें बताना है कि ऐसी कौन सी डिसीज है जो आपके पर्सन टू पर्सन या बाय कांटेक्ट ट्रांसमिट नहीं होती है। तो जो होगा आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है साइरोसिस है, ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो एड्स है, ऑप्शन नंबर 3 जो है हेपेटाइटिस बी है और ऑप्शन नंबर 4 सिफिलिस है। तो आपका आंसर हो जाएगा साइरोसिस हो जाएगा। साइरोसिस जो होता है कांटेक्ट के माध्यम से ट्रांसमिट नहीं होता है। अब देखते हैं सिफिलिस क्या होता है। जो सिफिलिस जो होता है स्किन टू स्किन जो होगा कांटेक्ट से ट्रांसमिट होता है। वो ट्रेपोनेमा पैलिडम से आपका क्या होता है? स्प्रेड होता है। और हेपेटाइटिस बी जो होता है इसके अंदर जो वायरस जो पाया जाता है आर्थोहेपेना वायरस के माध्यम से ट्रांसमिट होता है। और एड्स जो होता है HIV वायरस के माध्यम से ट्रांसमिट होता है। और जो आपका एड्स को डायग्नोस करने के लिए सबसे पहला टेस्ट जो होता है HIV टेस्ट होता है। कौन सा टेस्ट होगा? HIV टेस्ट होगा। दूसरा टेस्ट जो होगा वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट होगा। समझने की कोशिश करते मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मान के चलो किसी व्यक्ति को एड्स हो गया और उसे लग रहा है कि मुझे एड्स हो चुका है और अब क्या होगा कि उसका टेस्ट करवाया जाएगा। तो सबसे पहले HIV वायरस का टेस्ट जो होता है एलिसा टेस्ट होगा। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में एलिसा का फुल फॉर्म लिखकर बताएंगे। तो एलिसा टेस्ट होगा। मान के चलो किस्मत खराब है और क्या आ गया? पॉजिटिव आ गया। अब सवाल ये उठता है कि भाई साहब अब अगला क्या होगा? अब अगला जो होगा वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट होगा। अब यदि वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट भी पॉजिटिव आया तो अब ये समझ लो कि उसका भगवान ही मालिक है। चलो यहां तक बात समझ में आ गई। जो सबसे पहले HIV का एड्स का जो टेस्ट जो होगा एलिसा टेस्ट होगा और दूसरा टेस्ट जो होगा वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट होता है। अब साइरोसिस जो होता है वो एक क्रॉनिक डिसीज होती है जो कि मतलब आपके टिश्यूज में कोई जलन होती है। ये हेपेटाइटिस मतलब जो होगा मतलब कि जो क्या बोलते हैं जो हेपेटिक सेल कहां पर पाई जाएगी? तो आपको पता होगा लीवर में पाई जाती है। तो हेपेटिक सेल को सबसे ज्यादा क्या होती है? इसे ये इंपैक्ट डालती है। तो सवाल ये हो गया साइरोसिस जो
होती है क्रोनिक डिसीज होती है, जो जनरेशन से जनरेशन ट्रांसमिट होती है, और इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम जो होगी वो आपके हेपेटिक सेल में होगी। और हेपेटिक सेल्स कहां पर पाई जाती है? लीवर में पाई जाती है। तो आई होप आपको यहां तक सारी बातें समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करता हूं। Which of the following is a natural flame retardant? नेचुरल फ्लैम रिटार्डेंट जो होता है क्या होगा, देखते हैं क्या है। आरएनए, डीएनए, फ्लावर्स, स्किन। जरा आरएनए और डीएनए की जब जिक्र हुई है यहां पर, तो जरा देखता हूं ये आरएनए और डीएनए होता क्या है। तो आप सभी को पता है कि एक सेल होता है और उस सेल में क्या होगा, एक न्यूक्लियस होता है। तो न्यूक्लियस आपको सबको पता है कि न्यूक्लियस जो होता है सबसे बड़ा पार्ट होता है। किसमें बड़ा पार्ट होगा भाई साहब? सेल का सबसे बड़ा पार्ट होता है। तो सवाल ये उठता है कि इस न्यूक्लियस में क्या पाया जाएगा? तो आपका आंसर होगा सर आरएनए और डीएनए कहां पर पाया जाता है? न्यूक्लियस में पाया जाता है। तो यहां पर आपको दो बातें क्लियर करनी है। तो आपका आरएनए और डीएनए जो होता है कहां पर पाया जाएगा? ये आपके पाया जाता है न्यूक्लियस में, जो सेल का सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनल है। अब सवाल ये होता है कि क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हम क्या लगाएं? तो इसको समझने से पहले कुछ चीजें देखते हैं यहां पर क्या है। मैं बताना चाहता हूं कि जो आपका कुछ कंपाउंड्स होते हैं और उस केमिकल कंपाउंड के माध्यम से डीएनए का निर्माण होता है और आरएनए का निर्माण होता है। तो यहां पर डीएनए की बात हुई है इसलिए हम डीएनए की बात करते हैं। तो डीएनए जो होता है वो आपका एडेनिन, थाइमीन, साइटोसिन और गुआनिन नाम के केमिकल कंपाउंड से मिलकर बना होता है। जो एडेनिन जो होता है वो थाइमीन से जो होता है जुड़ा हुआ होता है। आपका साइटोसिन जो होता है आपके गुआनिन से जुड़ा हुआ होता है। तो यहां पर आपको ये बात समझ में आ गई कि जो डीएनए जो होता है इट इज मेड बाय केमिकल कंपाउंड। यहां तक बात आपको समझ में आनी चाहिए। और आप ये भी याद रख लीजिए बेटा कि ए फॉर क्या होगा, टी फॉर क्या होगा, सी से क्या होगा, जी से क्या होगा। फिर से एक बार मैं रिपीट करता हूं, एडेनिन, थाइमीन, साइटोसिन, गुआनिन, ये इतनी बात आपको याद रखनी होगी। और ये केमिकल कंपाउंड जो है वो आपका फ्लेम रिटार्डेंट की तरह बिहेव करते हैं। तो यहां तक आपको बात समझ में आ गई। तो आपका आंसर अब क्या हो जाएगा? डीएनए इज अ फ्लेम रिटार्डेंट बिकॉज इट इज मेड बाय केमिकल कंपाउंड ए, टी, सी एंड जी। ओके, और कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन देखते हैं। डीएनए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर। मैं आपको सिंपल सी बात बता दूं कि जब क्या होता है कि जो जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर करने का काम जो होता है वो कौन करता है बेटा? वो डीएनए करता है। ये डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आता है। अब आप समझ कह रहे होंगे सर डीएनए क्या होता है, ये जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, कैसे ट्रांसफर होता है? तो जब डिटेल एनालिसिस जब हम बायोलॉजी की करेंगे तब हम आपको सब चीज बता देंगे। उसके बाद हम बात करते हैं डीएनए प्रेजेंट जो होता है न्यूक्लियस में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। सीडीएस के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था कि डीएनए कहां प्रेजेंट होता है। तो एग्जाम में जो ऑप्शंस जो दिए गए थे वो न्यूक्लियस नहीं दिया गया था। क्या दिया गया था? माइटोकॉन्ड्रिया दिया गया था। सिंपल सी बात ही हो गई। जो डीएनए प्रेजेंट जो होता है वो न्यूक्लियस में होगा और माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। आप नोट कर लीजिए, आप याद कर लीजिए। उसके बाद जो डीएनए का स्ट्रक्चर जो होता है वो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है। मैं यहां पर आपको बता देता हूं किस तरह से उसका हेलिक्स बनता है। जस्ट अ मिनट। ओके, जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं क्या होगा। डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर हमें आपको बना के बता देता हूं। ओके, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर हम बता देते हैं आपको किस तरह से होगा। सुनिएगा ध्यान से। ये इस तरह से आएगा और ये इस तरह से होगा। इस तरह से उसका जो होगा डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर बनता है। तो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होगा किसका? डीएनए का। और आपका सिंगल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है किसका? आरएनए का। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करता हूं। हु परफॉर्म्स द टास्क ऑफ कैप्चरिंग ऑक्सीजन इन द ब्लड? मतलब खून में ऑक्सीजन को कैप्चर करने का काम कौन करता है? तो सवाल ये उठता है कि क्वेश्चन को समझने से पहले कुछ चीज और समझ लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो आपकी एयर जो होती कहां से एंटर करती? नोज से। तो कोई नहीं बोलेगा हम ऑक्सीजन लेते हैं। सारे के सारे बच्चे बोलेंगे जिनको मैं पढ़ा रहा हूं क्या एंटर करता है? हमारा एयर एंटर करता है। सिंपल सी बात ये होती है, हम ऑक्सीजन नहीं लेते हैं, हम क्या लेते हैं? मिक्सचर ऑफ गैसेस लेते हैं। तो नोज के माध्यम से
क्या एंटर हो गया बेटा, आपकी हवा एंटर हो गई आपके अंदर। अब क्या हुआ कि जब आपका जो विंड पाइप जो होता है उसके माध्यम से वो आपकी एयर कहां चली गई, एयर कहां गई, लंग्स में गई। कहां पर गई, लंग्स में गई। अब सवाल ये होता है कि लंग्स में तो अब क्या हो गया, नाइट्रोजन भी गई, ऑर्गन भी गई, ऑक्सीजन भी गई। अब यदि नाइट्रोजन यदि खून में मिल जाएगी तो यार इंसान की तो ऐसी मृत्यु हो जानी है। तो मतलब किस बात का है, तो सिंपल सी बात यहां पर हमें यह समझना है कि जब मल्टीपल गैसेस या मिक्सचर ऑफ गैसेस कहां पर पहुंची, लंग्स में पहुंची है, तो वहां पर जो होता है क्या प्रेजेंट होगा, ब्लड। और ब्लड में क्या प्रेजेंट होता है बेटा, ब्लड में प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन, जिसको मैं HB से रिप्रेजेंट करूंगा। तो ब्लड में क्या क्या प्रेजेंट होगा, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होगा। और हीमोग्लोबिन की एक खासियत है कि वो ऑक्सीजन को ब्लड में मिलाएगा और आपका कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑर्गन, जितनी भी गैसेस हैं उन सबको बाहर कर देगा। तो सिंपल सी बात ये हो गई कि खून में ऑक्सीजन को मिलाने का काम कौन करता है, हीमोग्लोबिन करता है। अब एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आता है कि हीमोग्लोबिन जो होता है क्या होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा भाई साहब प्रोटीन होता है। आपका आंसर क्या हो जाएगा, हीमोग्लोबिन प्रोटीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मिक्सर द ऑक्सीजन इनटू द ब्लड। अब देखो क्या हीमोग्लोबिन को और हम कुछ देखते हैं क्या क्या है। यहां पर एक वर्ड है हीम और दूसरा वर्ड है ग्लोबिन। अब जो हीम जो होता है वो इसका मतलब होता है आयरन। क्या होगा बेटा, आयरन। तो इस आयरन की मौजूदगी के कारण क्या होता है, हीमोग्लोबिन का कलर या ब्लड का कलर जो होता है क्या होता है, रेड होता है। क्या कलर होता है, रेड कलर होता है। यहां तक आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। और एक ग्लोबिन प्रोटीन जो होता है वो एक चीज को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसमिट करने का काम करता है। अब हीमोग्लोबिन प्रोटीन जो प्रेजेंट जो होता है किस में प्रेजेंट होता है, आरबीसी में प्रेजेंट होगा। कहां पर प्रेजेंट होगा, आरबीसी में प्रेजेंट होगा। तो यहां तक आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। मैं फिर से एक बार इन डिटेल में आपको बता देता हूं। द कलर ऑफ ब्लड इज रेड बिकॉज ऑफ हीमोग्लोबिन, क्योंकि यहां पर क्या पाया जाता है, आयरन पाया जाएगा। हीमोग्लोबिन जो होता है उसमें आयरन प्रेजेंट होता है। जो क्लोरोफिल प्रोवाइड, देखो मतलब यहां पर हीमोग्लोबिन में आयरन क्या कौन सा कलर प्रोवाइड कर रहा है बेटा, रेड कलर। अब जो क्लोरोफिल जो होता है, कि एडिशनल इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूं, जो ग्रीन कलर क्यों होता है, क्लोरोफिल के कारण से पत्तियों का कलर क्या होता है, ग्रीन होता है। आरबीसी को हम एरिथ्रोसाइड भी कहते हैं। उसके बाद हम WBC को हम क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइड भी कहते हैं। तो सिंपल सी बात ये होगी, आरबीसी को एरिथ्रोसाइड भी कहेंगे और WBC को हम ल्यूकोसाइड कहते हैं। यहां तक आपको सारी की सारी बातें समझ में आ गई होगी। तो क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन फीमेल। ऑलरेडी ये क्वेश्चन हो चुका है, एक बार रिपीट हो रहा है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 6, हु अमंग द फॉलोइंग साइंटिस्ट इन्वेंटेड केवलार। केवलार को किसने डिस्कवर किया है, तो आपका आंसर हो जाएगा 3। अब केवलार है क्या, तो सिंपल सी बात है, एक सिंथेटिक फाइबर है। क्या है, सिंथेटिक फाइबर है जो हीट रेजिस्टेंट है, मतलब कि इसको तापमान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये किसने डिस्कवर किया है, ये आपके स्टेफेनी लुइस ओलेक ने डिस्कवर किया हुआ है। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 7 पर जा रहे हैं। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड। बड़ा ही एक नॉर्मल सा सवाल है जो हमेशा एग्जाम में कुछ पूछा जाता है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप सबको इसका आंसर पता हो गया होगा कि सेल के या कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो बेटा क्या कहते हैं, साइटोलॉजी कहते हैं। अब अलग अलग सारी की सारी चीजें हैं, देख लेते हैं। टैक्सोनॉमी जो होती है क्या होता है, एक मतलब is the science of naming, describing the classifying organism and includes all plants, animals and microorganism of the world। सिंपल सी बातें हो गई। ऑर्गेनिज्म के स्टडी को हम क्या कहते हैं, टैक्सोनॉमी कहते हैं। उसके बाद जो टैक्सोनॉमी के फादर जो है कौन है भाई साहब, कार्ल साहब है, यहां पर देख लीजिएगा, ठीक है। तो टैक्सोनॉमी के फादर पता चल गया। टैक्सोनॉमी किसके स्टडी होती है आपको ये पता चल गया। फिजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ नॉर्मल
एबल फंक्शन विद इन द लिविंग आपका क्रिएचर, मतलब जो भी फंक्शनिंग होती है लिविंग में उसकी स्टडी को हम क्या बोलेंगे, फिजियोलॉजी बोलेंगे। हिस्टोलॉजी किसकी, टिश्यू की स्टडी को कहते हैं। तो हमने यहाँ पर टेक्सोनॉमी पढ़ लिया, फिजियोलॉजी पढ़ लिया, हिस्टोलॉजी पढ़ लिया, साइटोलॉजी पढ़ लिया। सिंपल सी बातें हो गई। टेक्सोनॉमी ऑर्गेनिज्म की स्टडी, आपका फिजियोलॉजी जो लिविंग का जो वर्किंग जो होगा उसकी स्टडी, आपका हिस्टोलॉजी जो होता है क्या हो गया, ये आपका टिश्यू की स्टडी को हम कहते हैं। यहां तक आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डायग्नोस्ड विद द विडाल टेस्ट। भाई साहब ये क्वेश्चन तो सबसे बन जाना चाहिए, सबसे बन जाना चाहिए। विडाल टेस्ट जो होता है इसको जो किसके लिए डायग्नोस किया जाता है, आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताइएगा, फिर भी मैं एक बार आपको बता देता हूं। जो आपका ऑप्शन नंबर 1 है कैंसर, ऑप्शन नंबर 2 एड्स, ऑप्शन नंबर 3 टाइफाइड फीवर और ऑप्शन नंबर 4 है ट्यूबरक्यूलोसिस। तो मैं आपको बता दूं ट्यूबरक्यूलोसिस जो होता है ट्यूबरक्यूलिन टेस्ट होता है ट्यूबरक्यूलोसिस के लिए। टाइफाइड के लिए होता है विडाल टेस्ट, आप लोगों ने करवाया भी होगा। एड्स के लिए होता है एलिसा टेस्ट या फिर वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। ओके आगे बढ़ते हैं। टाइफाइड इज अ बैक्टीरियल डिसीज, ये भी आपको यहां पर याद रखना होगा। कैंसर जो होता है ये कंप्लीट ब्लड काउंट करना पड़ता है कैंसर को यदि आपको डायग्नोस करना है तो। कई सारे टेस्ट होते हैं कैंसर के, तो आपको एक बात याद रखना है, कंप्लीट ब्लड काउंट हमें करना पड़ेगा, ब्लड के सारी की सारी चीजों का अध्ययन करना पड़ेगा कैंसर के बारे में पता लगाना है तो। ट्यूबरक्यूलोसिस के लिए ट्यूबरक्यूलिन टेस्ट होता है, ये भी एक बैक्टीरियल डिसीज है। ओके उसके बाद जो होगा, अब मेरी बात यहां ध्यान से सुनिएगा, जो वैक्सीनेशन जो होगा बीसीजी होता है, किसके लिए बीसीजी वैक्सीनेशन होगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। एड्स के लिए एलिसा टेस्ट और वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट होगा। एचआईवी वायरस से क्या होता है, एड्स फैलता है। तो सिंपल सी बातें हो गई, आपका होमवर्क जो है वैक्सीनेशन होता है बीसीजी, क्या टाइफाइड के लिए होगा, क्या आपके ट्यूबरक्यूलोसिस या टीबी के लिए होगा, सबको पता होना चाहिए, सबको पता होना चाहिए। चलो क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉज्ड बाय वायरस नेम्ड वेरिसेला जोस्टर, मतलब वेरिसेला जोस्टर के माध्यम से कौन सी बीमारी होती है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, चिकन पॉक्स जो होता है वेरिसेला जोस्टर से होता है। उसके बाद स्मॉल पॉक्स की मैं बात करूं तो वेरियोला वायरस से क्या होगा, स्मॉल पॉक्स होगा। तो स्मॉल पॉक्स एंड चिकन पॉक्स दोनों की दोनों कौन सी डिसीज हो गई, आपकी वायरल डिसीज हो गई। चिकन पॉक्स के लिए कौन सा वायरस है, वेरिसेला। आपका स्मॉल पॉक्स के लिए कौन सा है, वेरियोला वायरस है। यहां पर आपको याद रखना होगा। ओके अब उसके बाद में हम बात करते हैं जो आपका पोलियो जो होता है, जो पोलियो किससे होता है, जस्ट अ मिनट, कॉलरा जो होगा आपका एक बैक्टीरियम होता है, बैक्टीरियम कॉलरी से होता है। ओके उसके बाद में जो एक पोलियो के लिए एक क्या होता है, एक मतलब क्या कहते हैं, एक वैक्सीन लगता है, जिस वैक्सीन का नाम क्या है, आईपीवी वैक्सीन है। ओके तो आज हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा प्रयास अच्छा लग रहा होगा। तो दोस्तों आप हमारे जो एग्जामशाला इंडिया का हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।